हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। पिछले क्लासेस के अंदर ऑलरेडी हम पढ़े थे कॉस्ट ऑफ डेट कैसे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैसे कैलकुलेट होता है, राइट। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल को सबसे आखिरी में पैसा मिलता है। सबसे पहले हम डिवेंचर्स को इंटरेस्ट देते हैं, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स को फिक्स्ड डिविडेंड देते हैं, उसके बाद अगर पैसा बचता है तो वो मिलता है टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट। तो बहुत सारा अलग अलग मेथड्स है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर है? देखना, the cost of equity is the maximum rate of return that the company must earn on equity finance portion of its investment in order to leave unchanged the market price of its stock. तो cost of equity क्या है? मिनिमम कितना पैसा हमको कमाना पड़ेगा अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, दैट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। The cost of equity capital is a function of expected return by its investor. तो cost of equity क्या है? एक इन्वेस्टर फ्यूचर में कितना डिविडेंड मिलेगा एक्सपेक्ट कर रहा है, उसके हिसाब से एक इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस होता है। आज कोई भी शेयर का जो मार्केट प्राइस है वो कौन से बेसिस पे डिसाइड हुआ है? आज कंपनी क्या कमा रहा है और आने वाले दिनों में कंपनी क्या पैसा कमाएगा, कितना प्रॉफिट अर्न करेगा, क्या एक्सपेक्टेशंस है, राइट। Whenever a company wants to raise additional funds by issue of new share, the expectation of the shareholders must be evaluated. तो जब भी हमको नया शेयर इशू करना है, हमको देखना पड़ेगा कि हमारे शेयर होल्डर्स हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे ही डिसाइड होता है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स, राइट। तो इक्विटी शेयर्स के अंदर जो कॉस्ट है उसको कैलकुलेट करने का बहुत सारा मेथड्स दिया हुआ है, हम एक एक करके पढ़ेंगे। जिसके अंदर पहला मेथड है डिविडेंड यील्ड मेथड, जो ये मानता है कि हम कितना रुपया डिविडेंड दे रहे हैं उसी के बेसिस पे डिसाइड होता है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द इक्विटी। क्लियर? देखना, तो पहला मेथड है डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड प्राइस मेथड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज द डिस्काउंट रेट that equates the present value of the expected future dividend per share. So what is cost of equity? Cost of equity is basically फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलने वाला है शेयर होल्डर्स को उसका आज का वैल्यू क्या है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जो सिंपल सा फॉर्मूला है डिविडेंड बाय नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स का मतलब है आज शेयर इशू करके कितना रुपया आएगा, दैट इज नेट प्रोसीड्स। या फिर हम डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस भी कर सकते हैं। मार्केट प्राइस मतलब अभी शेयर का क्या मार्केट में प्राइस चल रहा है, दैट इज द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। और नेट प्रोसीड्स का मतलब है अभी जब हम नया शेयर अगर इशू करेंगे तो उससे कितना रुपया आएगा, दैट इज नेट प्रोसीड्स। क्लियर है? तो सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला या तो हम डिविडेंड बाय नेट प्रोसीड्स ले सकते हैं या फिर हम डिविडेंड बाय मार्केट प्राइस ले सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे डी है फ्यूचर एक्सपेक्टेड डिविडेंड, एनपी जो है वो है नेट प्रोसीड्स पर शेयर, और एमपी है मार्केट प्राइस पर शेयर। क्लियर है? वी कैन सी ए क्वेश्चन। देखना, अ कंपनी इशू 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो कितना में इशू किए? 110 में इशू किए। द कंपनी हैज बीन पेइंग अ 20% डिविडेंड। कितना रुपए डिविडेंड दे रहा है? 20 रुपया। 100 रुपए के ऊपर है ना, हमेशा फेस वैल्यू पे होता है, तो 100 रुपए के ऊपर 20%, 20 रुपए डिविडेंड दे रहा है टू द इक्विटी शेयर होल्डर फॉर द पास्ट 5 years एंड एक्सपेक्ट टू मेंटेन द सेम इन द फ्यूचर आल्सो। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा? डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। डिविडेंड कितना है? 20 रुपया, नेट प्रोसीड्स है 110। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं 20/110। तो वी कैन कैलकुलेट 20/110 into 100, दिस इज 18.18%। क्लियर है? हम मार्केट प्राइस के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं, के इक्वल्स टू डिविडेंड बाय मार्केट प्राइस। डिविडेंड 20 है
मार्केट प्राइस 160 है, तो वी कैन डू 20/160 into 100, दिस इज 12.5%। क्लियर है? तो दोनों के बेसिस पे निकल सकता है, नेट प्रोसीड्स के बेसिस पे भी और मार्केट प्राइस के बेसिस पे भी। फिर अब नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट मेथड है डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड। डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड, ये मेथड मानता है कि जो डिविडेंड है वो आने वाले सालों में कांस्टेंट रेट में ग्रो करेगा। जैसे फ्यूचर में अगर सोच लो 10 रुपया डिविडेंड था, तो आने वाले सालों में कुछ ग्रोथ जरूर होगा। सपोज 10% का ग्रोथ है, तो पहले अगर 10 रुपया डिविडेंड मिलता है तो अब 11 रुपया मिलेगा, नेक्स्ट ईयर 12.1 मिलेगा, उसके बाद 13 कुछ मिलेगा, ऐसे करके हर साल 10-10% से जो डिविडेंड है वो ग्रो होता रहेगा। क्लियर? तो इसमें फॉर्मूला जो होगा वो होगा D1/NP प्लस जी। ठीक है, D1/NP प्लस जी। D1 क्या है? डिविडेंड ऑफ द फ्यूचर ईयर, जो आने वाले सालों में जो डिविडेंड होने वाला है, नेक्स्ट ईयर में जो डिविडेंड होने वाला है, डिवाइडेड बाय NP। NP इज द नेट प्रोसीड्स प्लस जितना परसेंट का ग्रोथ होने वाला है। क्लियर? अब D1 कैसे निकलता है? D1 हम निकाल सकते हैं D0 इंटू 1 प्लस जी। D0 का मतलब होता है आज कितना डिविडेंड दे रहे हैं, और D1 है एक साल बाद कितना डिविडेंड देंगे। तो अगर D1 दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर D1 नहीं दिया है तो D0 के साथ अगर मैं 1 प्लस जी मल्टीप्लाई करूं तो आ जाएगा D1। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पे सोच लो D0 है 100 रुपए, ठीक है, और ग्रोथ होने वाला है 10% का, तो नेक्स्ट ईयर कितना डिविडेंड मिलेगा? अगर अभी 100 रुपए डिविडेंड है और नेक्स्ट ईयर 10% ज्यादा मिलेगा तो कितना मिलेगा? ऑब्वियसली 110 मिलेगा। तो हम निकाल सकते हैं 100 1 प्लस जी, जी क्या है 10, तो 100/1.1, दिस इज 110। समझ में आ रहा है? तो अगर D1 दिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर D1 नहीं दिया है तो हम D0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस जी अगर करते हैं तो D1 आ जाएगा। क्लियर है? बाकी सब तो सेम है। NP इज द नेट प्रोसीड्स, D इज द डिविडेंड एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ द ईयर, D0 है पुराने सालों का डिविडेंड और D1 है नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड। क्लियर है? तो D0 मतलब लास्ट ईयर जो डिविडेंड था, लास्ट ईयर, और D1 जो है वो है नेक्स्ट ईयर कितना डिविडेंड होगा। क्लियर है? ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है D1/NP प्लस जी। क्लियर है? D1 दिया तो अच्छी बात है, और अगर D1 नहीं दिया है तो हम D1 निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? D0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस जी विल बी D1। क्लियर है? तो इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं हमारा मार्केट, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर हम मार्केट प्राइस के हिसाब से निकालना चाहें तो हम नेट प्रोसीड्स की जगह जो है मार्केट प्राइस को भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो नेट प्रोसीड्स की जगह वी कैन यूज द मार्केट प्राइस एज वेल। क्लियर है? देखना क्वेश्चन देखते हैं। तो सेम फॉर्मूला हो जाएगा, खाली यहां पे नेट प्रोसीड्स की जगह क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस। क्लियर? तो दोनों से निकलेगा, नेट प्रोसीड से भी निकलेगा और मार्केट प्राइस के बेसिस से भी कैलकुलेट हो सकता है। क्लियर? देखना, अ कंपनी प्लान टू इश्यू 1000 न्यू शेयर्स ऑफ 100 ईच एट पार, तो नेट प्रोसीड्स हो गया 100। द फ्लोटेशन कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी 5%, तो नेट प्रोसीड्स कितना होगा? 100 में शेयर देंगे, 5% का खर्चा आएगा, तो नेट प्रोसीड्स होगा 95। क्लियर? द कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ 10 रुपीज पर शेयर इनिशियली, तो डिविडेंड दे दिया है D1 10 रुपए, एंड द ग्रोथ इन एक्सपेक्टेड टू बी 5%, ग्रोथ दे दिया है, ग्रोथ इज 5%। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ न्यू इश्यू ऑफ इक्विटी, तो इक्विटी शेयर का कॉस्ट बताना है। फॉर्मूला है D1 बाय नेट प्रोसीड्स प्लस ग्रोथ। D1 कितना है? एक्सपेक्टेड डिविडेंड है 10 रुपए का, नेट प्रोसीड्स है 95,
100 में इशू करेंगे, 5 रुपये खर्चा आएगा 95 प्लस ग्रोथ, ग्रोथ कितना है 5% का। क्लियर है, ग्रोथ कितना है 5% का। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं 10/95, ठीक है, या मैं ग्रोथ को लिख सकता हूं 5% नहीं लिख के, आई कैन राइट इट डाउन 0.05। क्लियर, तो कैलकुलेट करते हैं 10/95 प्लस 0.05, इट इज 15.53%, 15.53%। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर ए था ये। पॉइंट नंबर बी, इफ द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज 150, मार्केट प्राइस के हिसाब से निकालना है, तो सेम फॉर्मूला रहेगा, पहले फॉर्मूला हो जाएगा D1 बाय मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ। तो D1 कितना है, D1 है 10, मार्केट प्राइस है 150 प्लस ग्रोथ कितना है वही 0.05। तो 10/150, 10/150 प्लस 0.05, 11.67। So the cost of equity is 11.67%। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द शेयर ऑफ अ कंपनी आर सेलिंग एट 40 रुपीज पर शेयर, तो शेयर का प्राइस है 40 रुपीज पर शेयर, एंड इट हैड पेड अ डिविडेंड ऑफ 4 रुपीज पर शेयर ऑन द लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का डिविडेंड है, तो ये D0 है, D0 इज 4। द इन्वेस्टर मार्केट एक्सपेक्ट अ ग्रोथ रेट ऑफ 5%, तो ग्रोथ कितना है, ग्रोथ है 5% का। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने बोला है, तो निकाल सकते हैं के इक्वल्स टू D1 बाय सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब नेट प्रोसीड्स दिया है, प्लस ग्रोथ। तो D1 नहीं दिया है, 4 दिया है, D0 मल्टीप्लाइड बाय 1.05, ठीक है। D1 नहीं दिया है, लास्ट ईयर का डिविडेंड दिया, D0 दिया है, तो 4 इंटू 1.05, 1.05 कैसे, 100 प्लस ग्रोथ, ग्रोथ कितना है, ग्रोथ है 5% का, तो 4 का 105% निकालेंगे, तो 1.05 मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय 40 प्लस ग्रोथ कितना है 5%, तो आ जाएगा 4 इंटू 1.05, 4.2 डिवाइड बाय 40 प्लस 0.05, दिस इज 15.50%। क्लियर है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया 15.50%। नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी देखेंगे, पॉइंट नंबर बी में क्या बोला है, इफ द एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट इज 7%, कैलकुलेट द इंडिकेटेड मार्केट प्राइस, तो हमको मार्केट प्राइस निकालना है इस बार, तो सेम फॉर्मूला D1 बाय मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ। तो इस बार के पता है, पता है, यहाँ पे के दिया हुआ है 15.5, ठीक है, तो हम यूज करेंगे 15.50 इक्वल्स टू D0, D0 कितना है 4 इंटू, इस बार ग्रोथ रेट कितना है 7%, 1.07 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस तो निकालना है, प्लस 0.07, ग्रोथ रेट 7% है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 15.5, इसको मैं परसेंट में नहीं लेके इसको भी पॉइंट में ले लेता हूँ ना, इसको ले लेता हूँ 0.1550, ठीक है, 15.5% कैन बी रिटन है 0.1550, राइट। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग आराम से, इसको इधर ले आएंगे, ठीक है, तो इसको इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा कितना 0.1550 माइनस 0.07 इक्वल्स टू 4 इंटू 1.07 कितना होगा 4.28, 4.28 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, राइट। तो वी कैन सॉल्व इट 0.1550 माइनस 0.07, तो ये कितना आ जाएगा 15.5 है ना, 0.1550 माइनस 0.07, this will be 0.085
इज इक्वल टू 4.28 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस को इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो मार्केट प्राइस इक्वल्स टू 4.28 डिवाइडेड बाय 0.085। तो वी कैन सॉल्व इट। 4.28 divided by 0.0085. This is 50.35. So the market price of the share is 50.35. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम क्या किए, मार्केट प्राइस कैलकुलेट किए। वी हैव कैलकुलेटेड द मार्केट प्राइस। ये वाला दिया हुआ था, ये रहा, यहाँ से निकाले। 4 तो दिया हुआ था D0, ये रहा यहाँ दिया था। ग्रोथ रेट 7% है, तो 1.07 मल्टीप्लाई किए, और यहाँ पे भी ग्रोथ लिए, दैट इज 0.07। क्लियर है ये? नेक्स्ट, अर्निंग यील्ड मेथड या अर्निंग प्राइस मेथड। ये बोलता है कि हम जितना रुपया कमा रहे हैं, कमाने का जो फ्यूचर का जो कमाई है, जो भी फ्यूचर एक्सपेक्टेड अर्निंग्स है, उसका जो प्रेजेंट वैल्यू है, दैट विल बी द मार्केट प्राइस फॉर द शेयर। राइट, इजी सा फॉर्मूला है। इट इज अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। हम जितना रुपया कमा रहे हैं हर साल इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स तो वही जो हमेशा से चल रहा है, या फिर उसी को हम मार्केट प्राइस के फॉर्मूला से भी पुट कर सकते हैं। फॉर्मूला होगा ईपीएस बाय मार्केट प्राइस। क्लियर है? तो ईपीएस हो गया अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के ऊपर हम अपने शेयर होल्डर्स के लिए एक शेयर का कितना रुपया कमा रहे हैं, दैट इज ईपीएस डिवाइडेड बाय या तो नेट प्रोसीड्स या फिर मार्केट प्राइस। क्लियर है? देखना, a firm is considered an expenditure of 60 lakhs for expanding its operation. The relevant information is as follows. Number of equity shares 10 लाख इश्यू करेंगे। मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस से कितना है 60 रुपीज। नेट अर्निंग्स, अर्निंग्स कितना है 90 लैक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे ईपीएस हम निकाल सकते हैं। हम 90 लाख रुपया कमाएंगे, कितने शेयर कितने शेयर्स में, टोटल कितना शेयर है 10 लाख शेयर्स है, तो पर शेयर कितना रुपया कमा रहे हैं 9 रुपीज, तो 9 रुपया हो गया अर्निंग पर शेयर। क्लियर है? कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर एंड ऑफ न्यू इक्विटी शेयर एज्यूमिंग दैट द न्यू शेयर विल बी इशूड एट अ प्राइस ऑफ 52 पर शेयर एंड द न्यू इशू कॉस्ट विल बी 2 रुपीज। तो नया शेयर 52 रुपया में इशू होगा। ठीक है, नया शेयर कितना में इशू होगा 52 में, और 2 रुपया खर्चा होगा, तो नेट प्रोसीड्स कितना आएगा 50 रुपीज। क्लियर है? तो हम यूज कर सकते हैं फॉर्मूला, पहले हम मार्केट प्राइस के हिसाब से निकाल लेते हैं, फिर नेट प्रोसीड्स के हिसाब से निकाल लेंगे। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी ईपीएस डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। ठीक है, ईपीएस कितना है, ये रहा, पर शेयर कितना रुपया कमाएंगे 9 रुपए, डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस कितना है 60 रुपए, तो 9/60, दिस विल बी 15%। क्लियर है? अब वही चीज को हम नेट प्रोसीड्स के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। KE इक्वल्स टू ईपीएस डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। ईपीएस तो 9 है, नेट प्रोसीड्स ये रहा 50 है। नेट प्रोसीड्स निकाल लेते हैं हम अभी अभी। नेट प्रोसीड्स 50 है, तो 9/50 इंटू 100, 18%, दिस इज 18%। क्लियर है? तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना बाय अर्निंग मेथड। क्लियर है? तो इजी है, यू कैन सी, सिंपल सा फॉर्मूला है, पुट करेंगे आराम से आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, उसको बोलते हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चंस आते हैं इसमें। इसको बोलते हैं CAPM। ठीक है, CAPM जो मेथड है वो 3 चीज को कंसिडर करता है। पहला हो गया रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, जिसको यहाँ पे RF बोला जाता है। ठीक है, जिसका मतलब है अगर हम बैंक में पैसा रखेंगे तो हमको कितना रुपया ब्याज मिलेगा, कितना रुपया इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। अगर हम कोई रिस्क नहीं लेंगे तो कितना रिटर्न मिलेगा, दैट इज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, RF। ठीक है, दूसरा हो गया हम रिस्क लेने के नाम का कितना रुपए एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है, जितना रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है उतना तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि हम रिस्क ले रहे हैं, तो जितना रिस्क नहीं लेने से मिलता उतना तो कम से कम मिले, प्लस कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। क्लियर है?
तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल बोलता है कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो है आरएफ, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। जो रिस्क नहीं लेने से सब कोई कमाते हैं, हम रिस्क ले रहे हैं तो कम से कम इतना तो कमाई होना चाहिए, प्लस रिस्क लेने के नाम का कुछ एक्स्ट्रा कमाई होना चाहिए। क्लियर है? तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी सिंपली आरएफ, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, प्लस रिस्क प्रीमियम। ठीक है, अब रिस्क प्रीमियम कैसे निकलता है देखना। अकॉर्डिंग टू CAPM द प्रीमियम फॉर रिस्क इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट रिटर्न, मार्केट का रिटर्न RM बोलते हैं, फ्रॉम द डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एंड रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न RF इन टर्म्स ऑफ बीटा कोफिशिएंट। बीटा होता है यूनिट ऑफ रिस्क, मतलब रिस्क को मेजर करने का एक यूनिट होता है। ठीक है, तो RM जो होता है, अगर हम मार्केट में पैसा लगाएं तो कितना कमाएंगे, दैट इज रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो RM। ठीक है, RF होता है अगर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाएं, बैंक में पैसा रखें, बिना रिस्क के इन्वेस्टमेंट करें तो कितना कमाएंगे, दैट इज RF। ठीक है, और बीटा हो गया हम रिस्क लेने के वजह से कितना कितना टाइम्स एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं, कितना गुना ज्यादा कमाना चाहते हैं बिकॉज ऑफ टेकिंग रिस्क, दैट इज कॉल्ड एज बीटा। क्लियर है? तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। ठीक है, या RF क्या है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क नहीं लेने से कितना कमाई होता है, दैट इज RF। RM माइनस RF, क्या है, RM क्या है, रिस्क ऑन मार्केट, रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, मतलब अगर हम मार्केट में पैसा लगाएंगे तो कितना कमाई होगा, RM माइनस RF जो फ्री में होता, मतलब बिना रिस्क लिए भी उतना कमाई होता, कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय बीटा, कितना टाइम्स हम ज्यादा कमाना चाहते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी का RF, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, प्लस कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, RM माइनस RF इंटू बीटा। क्लियर है ये? तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको क्या बोलते हैं, CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। दिस फॉर्मूला इज CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। क्लियर है? सब कुछ हमारे क्वेश्चन में मिलेगा, हमको RF मिलेगा, RM मिलेगा, बीटा मिलेगा, हमको सिर्फ सॉल्व करके दिखाना है हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्लियर है ये? देखना एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। यू आर गिवन द फॉलोइंग फैक्ट्स, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 11%, मतलब अगर हम रिस्क नहीं भी लेते हैं तो हम 11% तो कमाएंगे ही, दैट इज RF। ठीक है, बीटा कोफिशिएंट, बीटा इज 1.25, हम कितना टाइम्स ज्यादा कमाना चाहते हैं, बीटा 1.25 टाइम्स। ठीक है, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल यूजिंग CAPM assuming that a market return of 15% नेक्स्ट ईयर कितना होगा मार्केट रिटर्न, RM है 15% का। क्लियर है? तो फॉर्मूला हो गया RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। ठीक है, तो RF कितना है, RF है 11% प्लस RM कितना है 15% माइनस RF 11, तो 4% ज्यादा कमा रहे हैं, 4% ज्यादा हो रहा है। RM मतलब मार्केट में लगाएंगे तो 15% कमाएंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाएंगे रिस्क फ्री तो 11% कमाएंगे, 4% ज्यादा। हम कितना टाइम्स ज्यादा चाहते हैं, 1.25 टाइम्स, तो 11 प्लस 4 इंटू 1.25, 4 इंटू 1.25 कितना होगा, 5 होगा आई थिंक, 5, तो 11 प्लस 5, तो 16% का कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी 16% होगा। क्लियर है? व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ द बीटा राइजेस टू 1.75, तो बीटा अगर बदल जाएगा तो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बदलेगा, क्योंकि RM माइनस RF इंटू बीटा है, RF तो वही है 11%, RM वही है 15 माइनस 11 इंटू 1.75, तो 11 प्लस
ये वाला सॉल्व करते हैं, 15 माइनस 11 4, 4 इंटू 1.75 7, तो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगा अब 18%। क्लियर है? जितना ज्यादा बीटा बढ़ेगा उतना ज्यादा कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगा। क्लियर है? तो सिंपल सा फॉर्मूला है आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। क्लियर? इस चीज को हम सॉल्व कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी। एक दो बिट बता देता हूं, एक दो बिट तुम्हारे लिए होमवर्क देंगे फिर, ठीक है? देखना, यू आर गिवन अ रिस्क फ्री एंड एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न। तो रिस्क फ्री दिया हुआ है, मतलब आर एफ दिया है, एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न आर एम दिया हुआ है, और बीटा भी दिया हुआ है, सब कुछ तो दिया हुआ है ना? तो चार सिचुएशन है, चारों सिचुएशन में हमको बताना है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। एक दो बिट मैं बता देता हूं, बाकी एक दो बिट खुद से करना फिर, ठीक है? मैं बिट नंबर 1 बता देता हूं, चलो। तो फॉर्मूला है आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, ठीक है? तो मैं पहला सॉल्व कर देता हूं। पहला में 5% है आर एफ प्लस आर एम कितना है 7.5 माइनस आर एफ कितना है 5 इंटू बीटा कितना है, बीटा इज 1, तो ये हो गया 5 प्लस 2.5, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगा 7.50%। क्लियर है? एक और बिट मैं बताता हूं, बाकी फिर दो बिट खुद से करना, होमवर्क रहेगा, ठीक है? सेकेंड बिट, 7% इज आर एफ, डायरेक्ट लिख सकता हूं 7 प्लस मार्केट है 10% का, तो 10 माइनस 7 इंटू बीटा है 1.50, तो 7 प्लस 3 इंटू 1.5 4.5, तो ये हो गया 11.50%। क्लियर है? बाकी दोनों तुम्हारे लिए होमवर्क रहा, बिट नंबर 3 एंड बिट नंबर 4 आराम से हो जाएगा, सब तो दिया है, दोनों में आर एफ दिया है, आर एम दिया है, और दोनों का बीटा गिवन है। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बहुत सारा मेथड है, डिविडेंड मेथड है, ग्रोथ मेथड है, ठीक है, अर्निंग मेथड है, और हमारा कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान देना कौन से मेथड से करने बोला है, सीएपीएम बोला है, डिविडेंड यील्ड बोला है, अर्निंग बोला है, कौन सा मेथड से करने बोला है, ध्यान देना, और फिर उस मेथड से सॉल्व करके एग्जाम में करना होगा। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बाकी मिलते हैं आने वाले क्लासेस में। थैंक यू एंड बाय बाय।